जय हिंद जय हिंद। अभी क्लास के बाद आप वहां पे, तुम तो रात में आए थे, तुम्हें बोला गया होगा वहां पे, नहीं कह रहे तो क्लास के बाद, ठीक है? क्लास के बाद, क्लास के अंदर केवल पढ़ाई की बात। ऑफिस मैनेजमेंट से मिला करो तुम लोग। चलिए देखते हैं बाबू, हम आपको श्वसन तंत्र पढ़ा दिए थे, स्टार्ट कर रहे थे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र कितना पढ़ा दिए थे? शुरुआत कहाँ तक कर दिए थे? श्वसन तंत्र में हम अलग अलग अंग पढ़ा दिए थे, श्वसन के अंग पढ़ा दिए थे ना। बैठ जब अब नहीं तो अभी बाहर भेज देंगे। तो टंकी कर रही है इधर से उधर। 1 घंटा क्लास में इनको प्यास लग जाता है, 4 बार इन्हें से उन्हें टहलेगी लो, देखे लोग लगेगा वैसा तुमको डिस्टर्ब करने के लिए। जितना टेढ़ टाड़ रहेंगे सो देर नौटंकी करे, देख लेना है। आगे बढ़े बाबू। तो श्वसन तंत्र हम पढ़ा रहे थे, ठीक है सर। दिल्ली में टीचर लोग आपस में कुछ क्या बोल ले बाबू, हालांकि आपसी चीजों से रहना चाहिए। इससे सबसे बड़ा लॉस क्या होता है कि बच्चों का भरोसा उठने लगता है। आपसी मतभेद को खत्म करना चाहिए, चीजें अच्छी नहीं होती हैं। बच्चे जब ये सवाल पूछते सर हम लोग किस पे भरोसा करें, अब क्या मैटर हो जाता है क्या नहीं, क्या बोलिएगा। बस आपसी मतभेद नहीं रहना चाहिए किसी के बीच में। और इस तरह से अगर होता है ना तो सबसे बड़ा जो डीमेरिट हो जाता है वो बच्चों का भरोसा उठ जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग। पता नहीं आप अब टीचर लोग को कैसे समझाएं। हम हमेशा एक बात बोलते हैं ना, हम टीचिंग में हमारा नहीं आना था, किसको समझाओ समझे में नहीं आता है। हाँ, हम तो स्वयं एसोसिएशन से बाहर हैं और बहुत कम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम जाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम बोल देते हैं कि सर आप लोग जो डिसाइड करिएगा हमको बता दीजिएगा, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। बैठ के बात करने पर किसको कौन सी बात बुरी लग जाती है, कौन सा सही लग जाता है। बट ओवरऑल व्यक्तिगत चीज़ों से ऊपर बच्चों का हित होना चाहिए। और गवर्नमेंट और प्रशासन तो कभी नहीं चाहेगी कि टीचर्स हो या स्टूडेंट हो वो प्रोटेस्ट करें, अपनी बात रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं सब तो मिले होते हैं। अगर आज गवर्नमेंट चाहे तो एसएससी हो या यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, कोई भी हो, स्ट्रिक्ट हो जाए आज कुछ कर सकते हैं। तो वो तो आप में मतलब कमियां ढूंढेंगे। और अगर विद्यार्थी और टीचर ही अपने में कुछ ये हो जाएंगे तो होता है। कई बार प्रोटेस्ट में जानबूझ के बच्चों को भेजा जाता है, कुछ उपद्रवी को भेजा जाता है कि जाके क्या कर दो, खराब कर दो, जानबूझ के। कई बार कुछ देखिएगा ना असामाजिक टाइप के होने लगते हैं। तो ये चीजें काफी होते हैं, बट ओवरऑल होना चाहिए कि बच्चों का जो हित है वो सर्वोपरि हो। देखिए हम लोग समझते हैं, श्वसन प्रणाली के बारे में पढ़ाए थे कि 21% ऑक्सीजन आता है और 17% निकल जाता है। यही मेन चीज बताए थे। हीमोग्लोबिन हम लोग में मेन ऑक्सीजन को ले जाने वाला होता है। ईंधन के रूप में क्या होता है, ग्लूकोज। और मुद्रा के रूप में क्या बनता है, एटीपी बनते हैं। मुद्रा के रूप में क्या बनता है, एटीपी। सांस अंदर जाता है तो इसे प्रश्वसन, और बाहर निकलता है तो निःश्वसन। 21% ऑक्सीजन अंदर जाता है, 17% वापस आता है। 0.03 CO2 अंदर जाता है, 4% बाहर आता है।
कितना परसेंट? 4। श्वसन अंग सबका अलग अलग होता है। मछली किससे लेगी? ये मानव फेफड़ा से, मानव फेफड़ा से सांस लेता है, समझा? मेढक हर चीज से सांस लेता है, स्किन, फेफड़ा और गिल्स सबसे सांस ले सकता है। यहाँ पे जितने कीड़े मकोड़े वो ट्रेकिया से सांस लेते हैं। ट्रेकिया का मतलब होता है श्वसन नली, ठीक है? कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं? ट्रेकिया से। अब हम लोग मानव में सांस नली को देखते हैं। मानव में श्वसन जो करता है, वायु जिस मार्ग से जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग। तो हमें वायु हमें कहाँ चाहिए? कोशिकाओं को चाहिए। ऑक्सीजन की जरूरत किसे है? कोशिका को। ऑक्सीजन की जरूरत फेफड़ा को थोड़ा भी नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत कोशिका को है। फेफड़ा एक माध्यम बनता है जहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जहां से क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। सारा ब्लड कहाँ आता है? फेफड़ा में। फेफड़ा से क्या ले जाता है? ऑक्सीजन। और ब्लड सबको क्या करता है? पहुंचा देता है। जहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वहां झंझनाहट चालू होगा। इसलिए आप कभी एक साइड में बैठ जाइएगा झुक के, पूरे बॉडी का लोड दे दीजिएगा। तो फेफड़ा तो ऑक्सीजन लिया है, हम सांस लिया, कहाँ गया है? फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है? बाकी गैसों को साइड करता है, ऑक्सीजन को एक और कर लेता है और ब्लड को मिला देता है, और वो ब्लड सारे शरीर में ले जाता है। लेकिन अगर कहीं ब्लड नहीं पहुंच पाता है तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देगा, तो वहां का माइटोकांड्रिया चिल्लाने लगता है। समझा गया कि नहीं? वहां का माइटोकांड्रिया क्या करता है? चिल्लाने लगता है। किसी को दिक्कत? वो झिनझिनी होने लगता है। हम लोग को देखिएगा ना, एक और कहीं दाब के बैठ जाएंगे ना तो एक और क्या हो जाएगा? झिनझिनी हो जाएगी। कई बार नसें दब जाती हैं, प्रॉपर ब्लड ही नहीं पहुंच पाता है। समझा गया कि नहीं? अलग अलग बीमारी हो जाएगी, नसों में वेरिकोसील हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो नस में ना ब्लॉकेज आ जाती है, तो वही परमानेंट शरीर में झंझनाहट रहेगा, परमानेंट। तो फिर डॉक्टर क्या करता है? रेडियोलॉजिस्ट इंटरवेंशन, रेडियोलॉजिस्ट आएगा, एंजियोग्राफी करेगा। एंजियोग्राफी में जो नस दब गई है उस नस में क्या करेगा? पहले आपको एनेस्थीसिया दे देगा, हाथ की कोई नस काटेगा या फिर जांग की कोई नस काटेगा। जांग की नस काट के आपको एंजियोग्राफी में देखेगा। एंजियोग्राफी एक ऐसी मशीन होती है जो केवल नसों को दिखाती है। उसमें आप किडनी उडनी नहीं कर पाओ, वो केवल किसको दिखाएगा? नस का। उधर ही से एक पाइप लेके पहुंच जाएगा और जहां आपकी नस ब्लॉकेज रहेगी वहां जाके और एक नकली कैप्सूल टाइप का लगा देगा वहां पर, ताकि वो जो दब गया है वहां दोबारा उठ सके, ब्लड फ्लो चालू हो सके। तो ये चीजें है। तो हम लोग जो सांस लेते हैं वो जाता है फेफड़ा में। तो कहाँ कहाँ से होता है? तो नासा छिद्र। कहाँ से? नासा छिद्र। हम लोग यहाँ से जाता है नॉस्ट्रिल। नासा छिद्र को क्या कहेंगे? नॉस्ट्रिल। आगे बढ़े बाबू। तो कहाँ से जाता है? नासा छिद्र। उसके बाद नासा कपाट। ये नासा छिद्र है, एकदम ऊपर देखेंगे नासा कपाट होगा यहाँ पर। नासा कपाट, नासा छिद्र के बाद नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट। नासा कपाट को नोजल वाल्व, यहाँ पर एकदम कोना में होता है नासा कपाट। देखिए नासा छिद्र में बाल होते हैं। नासा छिद्र में क्या होते हैं? बाल। वो धूल कण को क्या करते हैं? रोक देते हैं। लेकिन जो महीन धूल कण हैं वो इन बालों को पार करते हुए पहुंच जाते हैं। तो नासा कपाट जो होता है ना, वहां चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे कहते हैं म्यूकस। क्या कहेंगे? म्यूकस। म्यूकस की खासियत होती है जब हम सांस लेते हैं तो बले धूल कण बालों में फंस जाते हैं, नाक के बाल में, और नासा कपाट में चिपचिपा पदार्थ होता है, वो धूल कण को चिपका लेता है। क्या करेगा? धूल कण को चिपका लेगा। और वही एक हफ्ता हो जाएगा ना तो आप लोग इसे नकटी बना के निकाल देते हैं। देखिएगा ना, इसे पकड़ पकड़ के निकालेगा, छोट लड़का इसे गोलिया के खा जाता है। तुम लोग बचपन में सब कहा होगा, सीधा बनता है लोग। तो वो म्यूकस जो होता है कहाँ होता है? ये नासा कपाट पर। जरूरी है या नहीं है? यही वजह है कि हमें सांस कैसे लेना चाहिए? नाक से। सांस कैसे लेना चाहिए? नाक से। क्योंकि जितने धूल कण है फेफड़ा में नहीं जाते हैं, वो कहाँ फंस जाते हैं? नाक के पास फंस जाते हैं। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? नासा छिद्र, नासा कपाट समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं ग्रसनी। ग्रास नली नहीं, ग्रास नली पढ़ा चुके हैं। उसे क्या कहेंगे? फेरिंग्स। अंग्रेजी याद करना, हिंदी नहीं। अंग्रेजी याद करो, हिंदी नहीं। वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों दिया रहता है एग्जाम में, कंफ्यूज हो जाओगे इससे। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स। क्या हो गया? फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स किसे कहते हैं? मुंह जब खोलिएगा तो गर्दन की जो लास्ट दीवार दिखेगी उसे क्या कहेंगे? लैरिंग। क्या कहेंगे? फेरिंग्स। लैरिंग्स दिखता नहीं है, फेरिंग्स दिखता है। लैरिंग्स नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? फेरिंग्स दिखता है। क्या दिखता है? फेरिंग्स दिखता है। किसी को दिक्कत? क्या दिखेगा? फेरिंग्स दिखेगा। किसी को कोई दिक्कत? क्या दिखता है? वो फेरिंग्स दिखता है। एनी प्रॉब्लम?
ये हो गया आपका लैरिंग्स फेरिंग्स। नासा छिद्र हो गया, नासा का पार्ट, लैरिंग्स फेरिंग्स, फेफड़े में हम आगे बढ़ते हैं, पहले लैरिंग्स समझा देते हैं। फायरिंग समझ में आ रहा है? जब हम मुंह खोलते हैं तो जो लास्ट गर्दन दिखती है वो क्या होती है? फायरिंग्स। और गर्दन इसे कहते हैं लैरिंग्स। जहां से आवाज निकलता है उसे क्या कहते हैं? लैरिंग्स। अगर हम लैरिंग्स दबा देंगे तो आवाज क्या हो जाएगा? दब जाएगा, समझे? अगर हम लैरिंग्स पे से मारेंगे तो आवाज में क्या आ जाएगा? झनझनाहट आ जाएगा। तो ये हो जाता है लैरिंग्स। तो वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं? लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स किसे कहेंगे? लैरिंग्स। पक्षियों में चिपक जाता है, इसलिए वो आवाज नहीं निकाल पाते, खाली एक के टाइम से बोलेगा, ऐसे चूचू चाचा जो सबनी का अलग अलग दो चार को भाषा रहेगा वही बोलते रहेगा। तो ये हो गया लैरिंग्स। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग। लैरिंग समझ में आ गया? नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। क्या आएगा? ट्रैकिया। लैरिंग्स के बाद क्या आएगा? ट्रैकिया। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। क्या आएगा? ट्रैकिया। तो ये अपना लैरिंग्स फेरिंग्स इधर समझ जाएंगे। ये जो सीधे नीचे है क्या आ गया? ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे दो भागों में बढ़ जाता है। ट्रैकिया कितने भाग में बढ़ जाता है? दो भाग में। ट्रैकिया कितने भाग में बढ़ जाता है? दो भाग में। तो ये हो गया क्या चीज? ट्रैकिया। सांस नली क्या कहेंगे? ट्रैकिया। क्या हो गया ये? ट्रैकिया। क्या हो गया? ट्रैकिया। याद रहेगा, कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं? ट्रैकिया से। ट्रैकिया अंदर जाके क्या हो जाती है? ब्रोंकाई। क्या हो जाती है? ब्रोंकाई। बोलिए ये ट्रैकिया ब्रोंकाई, ट्रैकिया ब्रोंकाई, ट्रैकिया ब्रोंकाई। याद रहेगा, ट्रैकिया और ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कई ब्रांचेज में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोंकियोन्स के अंदर। बोलिए ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोलिस, ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोलिस, ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोलिस। अब इस ब्रोंकियोलिस के ऊपर गोल गोल संरचना होती है जिसे एल्वियोली कहते हैं। क्या कहेंगे? एल्वियोली। क्या कहेंगे? एल्वियोली। क्या कहेंगे? एल्वियोली। एल्वियोली। गोल संरचना को क्या कहेंगे? गुल। तो फेफड़े के अंदर गुच्छों को क्या कहते हैं? एल्वियोली। क्या कहेंगे? एल्वियोली। एल्वियोली कहता है। ये तो हो गया फेफड़ा। ये क्या हो गया? फेफड़ा। तो ये तो उसका आउटर बाउंड्री हो गया। तो फेफड़े में मुख्य अंग क्या होता है? एल्वियोली होता है। क्या होता है? एल्वियोली। फेफड़ा का मुख्य अंग एल्वियोली। एल्वियोली। फाइनली जो हम सांस लेते हैं वो लास्ट कहाँ पहुंचता है? एल्वियोली। लास्ट कहाँ पहुंचता है? एल्वियोली के बाद ब्लड का काम चालू हो जाता है। एल्वियोली का काम क्या हो जाता है? ब्लड। एल्वियोली ही है जो ऑक्सीजन और CO2 को पहचान सकता है। ऑक्सीजन और CO2 को पहचान सकता है। तो ऑक्सीजन को खींचने का काम और CO2 को वापस भेजने का काम कौन करेगा? एल्वियोली। फेफड़े की मेन कार्यात्मक इकाई कौन है? एल्वियोली। मेन कौन होता है? एल्वियोली। एल्वियोली की संरचना गुच्छे के समान होती है। कैसे होगी? गुच्छे के समान होगी। इसी में लास्टली ऑक्सीजन जाता है। बताइए सबसे पहले कहाँ जाएगा? नासा छिद्र, नासा कपाट। ये तो दो हो गया। नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियोली। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? देखिए नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लैरिंग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियोली। एल्वियोली समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है एल्वियोली में? तो ये लास्टली कहां तक आता है? एल्वियोली तक। कहां तक आएगा? एल्वियोली तक। लास्टली कहां आएगा? एल्वियोली। कोरोना एल्वियोली को ही जाम कर देता है। कोरोना किसे जाम कर देता है? उसी में जाके कोरोना पनप के बढ़ जाते हैं। एल्वियोली में पनप के बढ़ जाए। अब आप बताइए, आप जहां ऑक्सीजन रखने के लिए जगह छोड़े हैं वो जगह नहीं है, वहां कौन भर गया है? कोरोना भर गया है। तो सांस लेने में दिक्कत होगा कि नहीं? अब जब इसमें भर गया है तो ब्लड जो है, ब्रेन जो होता था, आदेश देता था फेफड़ा को कि लगता है इसमें कोई चीज आ गया है, खांसो ताकि बाहर जाए। तो भैया कोई पानी उनी सड़क गया तब ना खांसेंगे तो बाहर चले जाएंगे। वो खांसता था ताकि कोरोना बाहर जाए। और यहाँ कोरोना पूरा का पूरा अपना क्या बसा लिया था? खानदान बसा लिया था। इस वजह से कोरोना में खांसी आती थी। कोरोना में क्या आती थी? एनी प्रॉब्लम?
किसी को दिक्कत? तो श्वसन मार्ग समझ में आ गया। श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा। अब मार्ग तो अलग समझ में आ गया। मार्ग हो गया नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियली। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियली, याद रहेगा? किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? लाइव वालों में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़े फेफड़ा से। फेफड़ा के बाद किसका काम होगा? ब्लड। अब एल्वियली से कौन ले जाएगा? ब्लड। ब्लड किसको देगा? कोशिका। अब कोशिका में राइबोसोम, न्यूक्लियस, कौन लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन की जरूरत किसको है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को तो कौन लेके चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन ले गया? याद रहेगा? तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियली, ब्लड, सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ब्लड, सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल? क्रेब्स साइकिल। कितने एटीपी? 38। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। हमें क्या मिलेगा? ऊर्जा। तो सांस हम क्यों लेते हैं? ऊर्जा के लिए। सांस क्यों लेते हैं? सांस लेना बंद, ऊर्जा बंद। जो हम ऊर्जा बनाते हैं उस ऊर्जा का बहुत कम ही हिस्सा हमें हाथ पैर को दिया जाता है। सारा का सारा ऊर्जा 70% के आसपास कौन उठा के लेके चल जाता है? ब्रेन। हमें ऊर्जा बाकी बचता ही नहीं है। तो हमारे हाथ पैर को ऊर्जा बहुत ही कम मिलती है। 70% कौन लेके चल जाता है? ब्रेन। इसी वजह से मानव जो है ना 15 घंटा मेंटल वर्क कर सकता है। फिजिकली 1 घंटा करेगा तो थक जाता है। 1 घंटा में थक जाएगा। तनी खेत में ले जाके 1 घंटा कुदाल चलाओ, हाथ चढ़ जाएगा यहाँ पे। नहीं समझे? शहर का लड़का रहेगा तो बाप हो बाप। अब जा, अब तो हो गई उनका कमर टूट जाई। तो अब झुके झुके वहाँ पे हो जाएगा। ये सब तो शहर वाला तो जाके जिमुआ में आजकल देख रहे हैं, जिमुआ में झुक के आ 2-4 किलो के उठा ले रहा है। सो ऐसे ऐसे आ ओकरा कह रहा है वेट लिफ्टिंग। अरे भाई तू गांव चल, एगो कुदारी दे तो तोरा जितना वेट लिफ्टिंग करना है उतना हुमच के तो हचाक से मरियो, 3 किलो माटी निकलियो। नहीं समझ में आ गया? निकालो बढ़िया से और निकाल के फेंको। हमको लगता है 1 धूर में ओकर 1 धूर होता है ना, 1 धूर में उसका कुल कार्डियो वर्कआउट है तो निकले। ओ माय गॉड, माय बैकबोन ब्रेक डाउन। बैकबोन ब्रेक डाउन हो जाएगा। खुदा गांव में आदमी को देखिएगा हिस्ट पुरुष रहता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। वो लोग मेहनती होते हैं। जिम उम जाने की जरूरत क्या? घरे द्वार में ऐसा ऐसा काम है जिसका कोई हद नहीं। आगे बढ़े तो श्वसन मार्ग समझ में आ गया। मुख्य अंग श्वसन में कौन होता है? तो फेफड़ा। अब फेफड़ा में भी सबसे मेन एल्वियली। एल्वियली ही है जो हवा में विभिन्न गैसों में केवल ऑक्सीजन को क्या करता है? अपने पास रखता है और किसमें मिला देता है? ब्लड में। ब्लड कहाँ गया? शरीर में। माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या दे दिया? ऑक्सीजन। बदले में माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या दिया? CO2। बदले में माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या दिया? CO2। अभी बताइए माइटोकॉन्ड्रिया के पास CO2 कहाँ से आ गया? जब क्रेब्स साइकिल चलाएगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? CO2। तो माइटोकॉन्ड्रिया ब्लड को क्या थमा देता है? CO2। अब ब्लड जब वापस आएगा फेफड़ा के पास तो अपने साथ क्या ले आता है? CO2। और यह CO2 किसको ले आके दे देता है? यह CO2 किसको देता है? एल्वियली को। किसे दे देगा? एल्वियली को। एल्वियली बदले में ब्लड को क्या देगा? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो बताइए माइटोकॉन्ड्रिया ब्लड को क्या देता है? CO2। क्या देगा? और एल्वियली क्या देगा? ऑक्सीजन। एल्वियली तो जो गैसों का आदान प्रदान हुआ है कि CO2 रखो ऑक्सीजन दो, ये कौन किया है? एल्वियली। कौन किया है?
एलवीएलई गया। तो एलवीएलई के पास हर सांस लेने के बाद बड़ी मात्रा में क्या जमा हो जाता है, CO2। अब CO2 निकालना जरूरी है कि नहीं, CO2 निकालना जरूरी है, बहुत जरूरी है। फेफड़ा कहता है कि रे भाई साहब ये हमरा से ऊपर नीचे ना होगा, हम ऊपर नीचे ना करेंगे। तो फेफड़ा के नीचे एक अलग ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं डायफ्राम। क्या कहेंगे, डायफ्राम। क्या कहेंगे, डायफ्राम। तो फेफड़ा के नीचे एक संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। फेफड़ा के नीचे की संरचना क्या कहेंगे, डायफ्राम। यही डायफ्राम जो होता है ऊपर उठता है, क्या होता है, ऊपर उठता है। जैसे डायफ्राम ऊपर उठेगा तो जो माइटोकॉन्ड्रिया से आया हुआ CO2 है कहाँ पे जमा है, एलवीएलई में। जैसे डायफ्राम उठेगा एलवीएलई में दबाव बढ़ेगा, एलवीएलई से वो CO2 ब्रोंकियोलेस होते हुए कहाँ पहुंचेगा, ब्रोंकाई। अब वापस ट्रैकिया उसी रास्ते से कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो बताइए सांस को छोड़ने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, डायफ्राम। कौन करेगा, सांस छोड़ने में हेल्प करता है डायफ्राम। कौन हेल्प करेगा, अगर डायफ्राम ना हो तो निःश्वसन यानी बाहर सांस निकलेगा, नहीं निकलेगा, फिर फेफड़ा वैसे ही रह जाएगा। देहात में लोग इस डायफ्राम को पंजरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंजरी बोलते हैं। इसलिए चेस्ट जहां खत्म होगा ना, यहाँ पे जस्ट उसके नीचे डायफ्राम होता है। यहाँ किसी को मार देंगे जहां जस्ट रिब्स खत्म हो रहा है वहां मार देंगे तो बैठ जाएगा। या यहाँ पे भी खत्म हो रहा है डायफ्राम, तो इस एरिया में रिब्स खत्म हो रहा है तो ये डायफ्राम मिलेगा। यहाँ मार देंगे ना तो उसको सांसें नहीं लिया जाएगा। देखिएगा मार देंगे बढ़िया से तो बैठ जाएगा। रीजन क्या है, डायफ्राम चोट लग गया और डायफ्राम शॉक में चला जाता, हम तो कुछ नहीं किए, हम तो कुछ नहीं किए, घुसिया के बैठ जाएगा। अब जब तक घुसिया के बैठल है सांसें नहीं लिया जाएगा। देखिए कोनो कोनो का सांस टंगा जाता है, ऐसे एकदम सांस क्या हो जाएगा, टंगा जाएगा। तब ब्रेन कहेगा डायफ्राम से मान जा बापू, कहेगा फिर दोबारा नहीं मारिएगा। तब जाके सांस ऊपर नीचे होगा, बैठो। इसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत नहीं? तो ऐसे मार देंगे डायफ्राम में क्या हो जाएगा, मर जाएगा आदमी। बढ़िया से मार देंगे ना क्या हो जाएगा, मर जाएगा। एक्सीडेंट वगैरह में क्या होता है ना, कई बार देखिएगा जब गाड़ी चलाया जाता है तो जो खास करके 4 व्हीलर या बाइक में तो वैसे बैठा रहेगा और जो स्टीयरिंग संभालेगा, जब एक्सीडेंट होता है सीट बेल्ट नहीं लगाएगा ना तो ये सीधे जाके ये स्टीयरिंग किस पे लगेगा, चेस्ट पे। तो स्टीयरिंग का जो निचला हिस्सा है, स्टीयरिंग का ऊपरा हिस्सा तो चेस्ट पे लगेगा, स्टीयरिंग का निचला हिस्सा सीधे किस पे लगेगा, डायफ्राम धड़ाम से। तो अक्सर ड्राइवर को देखिएगा ना स्टीयरिंग में गिर के मरा रहेगा, इसे एकदम स्टीयरिंग में पैसे गिर के मारा। क्या किस पे लग गया है, डायफ्राम में। अब भैया वो लंग्स सही है, लंग्स क्या है, ठीक है, रिब्स उतना झटका रोक लेता है, डायफ्राम नहीं रोकता है। लग गया डायफ्राम पे, कहानी खत्म। अब वहीं पे बेचारा मर जाएगा। इसलिए कहता है सीट बेल्ट लगा के रखो। जब आप सीट बेल्ट लगा लेते हैं ना तो सीट बेल्ट की खासियत होती है झटका से आपको आगे ही जाने नहीं देगा। आराम से जाइएगा तो जाने देगा, और जहाँ इसे झटका से जाइएगा तो जाने ही नहीं देगा। तो आपको डायफ्राम यहीं रोक देगा, स्टीयरिंग वहीं रुक गया। अब स्टीयरिंग में ना एक ठो एयर बैग नाम का बलून छुपा हुआ होता है। जैसे गाड़ियों के आगे झटका लगता है वो बलून 1 माइक्रोसेकंड में खुल जाता है, तो आपके आगे एक तकिया जैसा बन जाता है कि बाई द वे अगर मुड़िया पटकाया इसे तो उसी पे तकिए पे रह जाएगा। तो ये एयर बैग जरूरी है। लेकिन एयर बैग तभी खुलेगा जब आपका सीट बेल्ट हो, क्या हो, सीट बेल्ट लगा हो। और गाड़ियों में इंश्योरेंस होता है कि अगर आप मरेंगे तो पैसा दिया जाएगा। तो इंश्योरेंस का पैसा तभी मिलेगा जब आप सीट बेल्ट लगाए हैं। सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां कहेगा तो जानबूझ के मरेगा तो हम पैसा पहुंचाएंगे। और उसका भी कहना सही है भाई, जब आपको सीट बेल्ट दिया गया है तो नहीं लगाएंगे। एक एक आदमी को देखते हैं सीट बेल्ट के लिए, तो सीट बेल्ट वह नहीं लगाता है, कहता कपड़ा का क्रीच बिगड़ जाएगा, कपड़ा का क्रीच टूट जाए। बाबू तुम इतने बुलंदी पे जाओ कि कोई तुम्हें कपड़ों से जज ना करे। यदि लोग कपड़ों से जज करते तो आधी धोती पहनने वाला गांधी की फोटो आज नोट पर नहीं होती। नहीं समझे? अभी की इंडिया के लोग जो होते हैं ना बड़ा ज्यादा जज करते हैं तुरंत किसी किसी को। आज आप असली हीरा की अंगूठी लड़का या लड़की पहन के देखो, सब कहेंगे सब कोने मेला में से खरीदे हो। जब तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा तुम नकली खरीदना, सब कहेंगे सब वाह नौकरी लगते सीधे हीरा का अंगूठी। देख रहे हैं बड़ा तेज, मतलब क्या कहिएगा आप।
जान से बढ़ के कपड़ा नहीं ना, नहीं, सीट बेल्ट पहनना चाहिए। अगर आप सिटी एरिया में चल रहे हैं, जैसे पटना के बीच में चल रहे हैं, तो यहाँ आपको बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, डगरेगी। खास करके 4 व्हीलर। यहाँ पैदल आदमी जाम में फंस जाता है पटना में। दुनिया का विचित्र जाम है पटना, जहाँ आप पैदल फंस सकते हैं। शाम में हो, शाम पीक टाइम हो जाता है शाम का। शाम में चूंकि सारे लोग बाहर बाजार में निकल जाते हैं, सुबह में ना नगर निगम जाम लगवाती है। नगर निगम एगो गाड़ी लेके आएगी, एगो जेसीबी लेके चल आएगी। अरे भाई ते सुबह आओ ना 6 बजे, 5 बजे भोर में आओ, भीड़ कम है, कोई नहीं निकला है तो, लेकिन निकलेगा सब कई बजे, 10 बजे। नहीं समझा गया? पटना नगर निगम क्या ही साफ करेगा पटना को, पहले अपनी गाड़ियों को ठीक ठाक कर ले। एकदम पचका ढचका रहता है और इतना गंदा रहता है कि दिखने से ही लगता है नगर निगम की गाड़ी है। लोग मुहावरा बना दिए, आपकी गाड़ी एकदम गंदा है तो लोग कहते हैं नगर निगम का है क्या। सर कुछ तो बोझता ही नहीं है, सीट बेल्ट होता कौन चीज है, तो बता देना चाहिए लोग को। हम एक बार एक ड्राइवर को लेके हम गए, तो उसने क्या किया है, सुनो ध्यान से कितना वो है। जब आपकी गाड़ी थोड़ी स्पीड हो जाती है 20 से ज़्यादा, तो सीट बेल्ट का अलार्म गाड़ी में ऑटोमेटिक बनने लगता है। टिक 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 टिक, तो अंदर डिस्टरबेंस होता है। तो हम क्या सीट बेल्ट लगा लो, तो कई बार कभी इधर उधर जाना रहता है, तो जरूरी नहीं कि वो ड्राइवर अवेलेबल हो। तो क्या किया ना, सीट बेल्ट आगे से लगा के, तब ना इसमें खोसना चाहिए, तो सीट बेल्ट वो पीछे से लगा के उसमें खोस दिया। तो जहाँ सीट बेल्ट खोसिएगा ना, वहाँ सेंसर लगा होता है। अगर खोस दिए उसमें तो उसको लगेगा कि सीट बेल्ट इसने पहन लिया, बट वो पहना नहीं था, पिछवा से लगा लिया। कहा आराम रहता है सर, ऐसे कर आराम रहता है सर। भाई अब तुमको हम क्या समझाए, तुम बचेगा अगर एक्सीडेंट होगा तो। लेकिन लोग बहुत ढीठ होते हैं, इस सब मामले में बड़ी ढीठ होते हैं। आगे बढ़े, तो डायफ्राम नी श्वसन में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? बहुत हेल्प करता है। जस्ट रिब्स के नीचे होता है डायफ्राम। गर्भवती महिलाओं में डायफ्राम एक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में जगह नहीं बचता है कि डायफ्राम ऊपर नीचे करे। तो फिर वो सांस कैसे लेंगी? रिब्स से, रिब्स से सांस लेती है। डायफ्राम किस पे जोर लगा देता है? रिब्स पे। रिब्स पे जोर लगाएगा डायफ्राम, तो रिब्स पचकेगा, तो इसको क्या करेगा? बाहर सांस निकलेगा। यही रीजन है कि यदि कोई गर्भवती महिला फिसल के गिर गई और उसका रिब्स टूट गया, तो एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे डायफ्राम टूट गया। इसलिए देखिएगा, गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है काम हम भारी मत करिए। तो उसको 2 रीजन है, एक भारी चीज नहीं उठाना है, दूसरा चोट लगने से बचना है। लेकिन ये नहीं है कि उसको दुगुना खाना खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रिशंस खाना है, दुगुना नहीं खाना है, समझ गए? क्योंकि बच्चे में जो भोजन पहुंचाता है प्लेसेंटा, अब प्लेसेंटा को कोई मतलब नहीं है आप दाल भात चोखा खाएं या नहीं खाएं, वो कहता है पहले भोजन पच जाए, पहले भोजन पच जाए, इसमें से बढ़िया बढ़िया चीज निकाल देंगे। तो जितना बढ़िया चीज है, आयरन वगैरह सबसे पहले ले लेता है, आयरन और कैल्शियम सबसे पहले लेता है। इसलिए जो महिलाएं इसमें लापरवाही करेगी ना, आयरन में और कैल्शियम में अगर लापरवाही कर दी, तो डिलीवरी होने के बाद अगले 6 से 7 साल तक उसको कमर दर्द प्रॉपर रहेगा। आटा सान के उठेगी, रोटी बना के ईंट के एकदम बाप हो बाप कमर दुखा रहा है, आप तर 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 बोलेगा। ये बहनी तो बायोलॉजी में ध्यान है ना दी, आयरन और कैल्शियम की क्या था? कमी था। अब उसको पूरे नहीं किए तो क्या करिएगा यहाँ? और 6 साल तक उसको क्या रहेगा? कमर दर्द। 6 साल पूरा हुआ नहीं कि एगो और हो जाएगा। नहीं समझ आ गया? और अगर लड़का नहीं हुआ, 2 लड़की हुई, तो तीसरा का तो फिक्स है। भारत में जनसंख्या बढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी है कि बेटा का बाद में होना। यदि किसी को 2 बेटा हो गया ना तो ठीक है, नहीं समझ में आ गया। लेकिन अगर किसी को बेटा नहीं है तो उसके लिए कम से कम तब तक जब तक बेटा ना हो जाए। आगे बढ़े।
अरे बाबू मूंगफली वगैरह में भी अच्छा खासा मात्रा में आपके फैट होता है, कैल्शियम होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पालक वगैरह में भी अच्छा खासा सोर्स होता है, कैल्शियम आयरन, ये सब के सोर्स होते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको सेब ही खाएं यहाँ पर। हालांकि गरीबी भयानक है, दुनिया में कोई बीमारी नहीं हो सकती है, बायोलॉजी ने ऐसा सिस्टम सेट किया है। बशर्ते शर्त क्या है, तो जितने प्रकार के फल का सीजन है और जितने प्रकार की सब्जियों का सीजन है, यदि उसका लोग बढ़ चढ़ कर सेवन करें तो दिक्कत नहीं होगा और किसी एक चीज पे डिपेंडेंट न रहे। भारत के लोग सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है गेहूं और चावल पर। जैसे आप किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप बुलाने लगते हैं। इसीलिए देखिएगा, गेहूं की जगह लोग अब कहते हैं मिलेट्स का यूज कीजिए, मिक्स ग्रेन खाइए, उसमें ज्वार की भी मात्रा हो, बाजरा भी हो, रागी भी हो, सूजी हो वगैरह हो, सब मिक्स हुआ हो। लेकिन हम लोग आदत है गेहूं की रोटी खाने का। आज की जनरेशन को यदि बाजरा या जौ की रोटी दे दीजिए, घोटेबे नहीं करेगा, नहीं घोटाएगा। तो उसमें मिक्स होना चाहिए, आप उसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स हो जाए। यहाँ पे गेहूं के अब एकदम में बाजरे पे चल जाइएगा, अब तो नहीं ना खा पाएंगे, हम लोग खुदे ना खा पाए। नहीं, बाकी मिक्स खाना चाहिए, हम तो गेहूं खाते हैं। देखो, जो रूल जो होना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि इंसान सब फॉलो कर पाए, नहीं समझे? अगला देखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? डायफ्राम नी श्वसन में 75% योगदान कौन करता है? डायफ्राम करता है। सांस छोड़ते हैं तो कौन हेल्प करता है? डायफ्राम। सांस अंदर ले जाने में कौन हेल्प करता है? डायफ्राम। डायफ्राम कहाँ होता है? तो चेस्ट के जस्ट नीचे, यानी चेस्ट को क्या कहते हैं? वक्ष गुहा कहते हैं। गर्भवती महिलाओं में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाता है तो कौन करता है? रिब्स। कौन करता है? रिब्स। डायफ्राम टूट गया तो इंसान की मृत्यु होगी कि नहीं होगी? नासाशीर तो पढ़ाई दी है, इसमें बाल और क्या होते हैं? म्यूकस होते हैं। नासा कपाट वगैरह होता है, यहाँ पर सांस ऑल्फैक्टरी लोब होता है, ये हम सेंस ऑर्गन में पढ़ेंगे, यही सुगंध और दुर्गंध को बचाता है नाक में। ग्रसनी होता है फेरिंग्स, यानी पिछला हिस्सा क्या होता है? फेरिंग्स। जब हम मुंह खोलते हैं तो यहीं पे मिलेगा आपको फेरिंग्स। देखिए ये मुंह है, टंग से ये यहाँ पे जस्ट पिछला हिस्सा क्या मिलेगा? फेरिंग्स मिलेगा। क्या मिलेगा? फेरिंग्स मिलता है यहाँ पे, जस्ट क्या रहेगा? फेरिंग्स मिलेगा यहाँ पे। और यहीं पर आपको फेरिंग्स वगैरह के पास इपिग्लोटिक्स नाम का एक चीज मिलेगा जो हिचकी लाने के लिए जिम्मेदार होता है। हम उसको समझा देते हैं, समझिएगा ध्यान से। जब हम भोजन को निगलते हैं तो मुंह और सांस की नलियां एक पास होती हैं। मुंह और सांस की नलियां क्या होती हैं? एक पास हो जाती हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है? यहीं से दो भाग में बढ़ जाता है, यहाँ से दो भाग में बढ़ जाता है। एक फेफड़े में चले जाता है और एक पेट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पेट में। फेफड़ा में चला जाता है, एक कहाँ चला जाता है? पेट में। तो यहाँ पर एक नली, एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? इपिग्लोटिक्स। क्या कहेंगे? इपिग्लोटिक्स कहेंगे। ये आपको अभी उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अभी देखिए। यहां से भोजन कहाँ जाएगा? पेट में। यहां से भोजन कहाँ जाएगा? पेट में। और यहां से भोजन कहाँ चला जाएगा? ये एयर वाली पाइप में। तो ये वाली पाइप कौन सी हो गई? एयर की। कौन सी? एयर की। और ये वाली पाइप किसकी हो गई? फूड की। अब अभी खाना खाएंगे तो भोजन कहाँ जाएगा? फूड पाइप में जाएगा। लेकिन अगर इसको खोल के इस साइड ला दे तो एयर में चला जाएगा, और अभी फूड में। तो ये हो जाता है इपिग्लोटिक्स। यहाँ एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को क्या कहेंगे? इपिग्लोटिक्स। यहाँ वाल्व लगा रहता है, उस वाल्व को क्या कहते हैं? इपिग्लोटिक्स। क्या कहेंगे? इपिग्लोटिक्स। ये हमारा ब्रेन इपिग्लोटिक्स को ऑर्डर देता है कि जब हम सांस लेते हैं तो इपिग्लोटिक्स इधर हट के एयर पाइप में ले जाता है। अदरवाइज में इपिग्लोटिक्स किसको बंद कर देता है? सांस न ले, इसे को बंदे रखता है। इसलिए जब भी कोई चीज़ घोटिएगा तो ये सीधे इससे डगरा के कहाँ चला जाता है? फूड पाइप में। फूड पाइप में चला जाएगा। इसलिए जब भी आप भोजन करते हैं तो भोजन इसी में चला जाता है। कई बार आप सांस लेते हैं मुंह में भोजन रोक के, तो ये इधर घूम जाता है और एयर कहाँ चला जाता है? अंदर चला जाता है। कई बार इस इपिग्लोटिक्स को देखिए, इपिग्लोटिक्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। हम लोग क्या करते हैं कि ब्रेन को किसी गहन मंथन में इन्वॉल्व कर देते हैं।
गहन मंथन में क्या करते हैं, इन्वॉल्व कर देते हैं। अब भोजन तो हम कर ही रहे हैं, सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते हैं, तो भोजन जब हम कर रहे होते हैं तो उस समय दोनों प्रक्रिया चल रही होती है। एक बार ये इधर जाएगा इधर जाएगा, जब भोजन कर रहे हैं तो इधर जाएगा, और जैसे सांस ले रहे हैं तो फटाक से 1 सेकंड के लिए इधर होगा, हवा गया हवा निकल गया। तो ये ना भोजन के समय बड़ा तेज मूवमेंट करता है, क्योंकि हमको उसी समय खाना भी खाना है और उसी समय सांस भी लेना है। तो इपिग्लोटिक्स का बड़ा तेज उस समय मूवमेंट करता है, तो उस समय ब्रेन को डिस्टर्बेंस नहीं देना चाहिए। तो कई बार आप मेंटल वर्क ज़्यादा कीजिएगा ना, इपिग्लोटिक्स इधर का उधर होते होते कभी कंफ्यूजन में चल जाएगा। आपका ब्रेन का तो आपने सोचने में ध्यान लगा दिए हैं, कैसे होगा, गहन मंथन में लगा दिए। इपिग्लोटिक्स को आपने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो इपिग्लोटिक्स बीच कंफ्यूज हो जाएगा, इधर जाएं कि इधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं। वहीं कहीं गलती से भोजन आ रहा था, क्या आ रहा था, भोजन, इपिग्लोटिक्स को रहना चाहिए इधर, आपका ध्यान लग गया कहीं और, इपिग्लोटिक्स आ गया इधर, तो भोजन कहाँ जाने लगेगा, हाँ, एयर पाइप में। जैसे एयर पाइप में जाएगा, एयर पाइप में बाल वगैरह संरचना सेंसर लगे होते हैं, उस पर जैसे लोड पड़ेगा वो भाप जाएगा। अरे तरीका, हवा आएगा तो लोडे नहीं पड़ेगा, ये लोड कहाँ से पड़ गया, लोड कहाँ से पड़ गया, लगता है खाना इधर एंट्री मारा है, इधर भोजन या पानी कैसे एंट्री मार दिया। पहचान क्या है एंट्री मारने का, लोड पड़ेगा, क्या पड़ेगा, लोड। और जैसे लोड पड़ेगा ये तुरंत ब्रेन को कहेगा, देखा तोरा चाचा हेने खाना आइल बा, तो ब्रेन तुरंत आदेश देगा किसको, डायफ्राम को, ढकेलो तो नहीं ढकेला, एकदम बरियारे ढकेलिए एकदम, तो डायफ्राम एकदम नीचे जाके मारेगा, था ऐसे एकदम भड़ाम से मारेगा यहाँ पे, तो पूरा सड़क जाएगा। देंगे खाना सड़क जाता है, नाक में निकल जाता है एकदम, नाक में से एकदम मारेगा, एकदम झनकाइए देगा नाक से, तब तुरंत ब्रेन कहेगा कि ध्यान लगाता है कहीं और, खाना खाना है। इपिग्लोटिक्स को इधर से उधर एकदम हुमच के बरियारे मारता है। देखिए ना, कभी कभी लोग कहते हैं सड़क गया, क्या करते हैं, सड़क गया। तो सड़कता कब है, जब वो एंट्री मार देता है इधर तब, और उस पर लोड पड़ने लगता है। देखिए कितना सेंसर कहाँ कहाँ है, अगर हवा जाएगा तो लोड पड़ेगा, जहां लोड पड़ा किसको शिकायत करेगा, ये किसको शिकायत करेगा, ब्रेन को। अब ब्रेन किसको बोलेगा, ड्राइवर। एकदम बरियारे मरियो, एकदम आराम से नहीं, बरियारे एकदम, कैसे मारना है, एकदम बरियारे, एकदम डायफ्राम का दम लगा के ले मारेगा, पूरा छिटा जाएगा यहाँ पे। कई बार तो ऐसा सरकता है कि बाबू दावत खा रहा है आदमी, 10-15 आदमी एक साथ गोली आगे, ओमे कोनो को ऐसा सरका की पूरा टेबल की चाहिन कर दिया यहाँ पे बोकारो कर देता है इनमें, यहाँ पे छीट देता, आहो अच्छा, ओके बाद कहेगा पानी पानी, वो बेचारा तरफरा जाएगा, क्या मांगेगा, पानी। पानी क्यों मांगता है, ये तो ढकेल दिया है, क्या किया है, ढकेल दिया है, तो कुछ भोजन इधर उधर सटले रह जाएगा। जब तक सटल रहेगा तब तक ही फेफड़ा जो है वो रहन देते रहेगा ब्रेन को, अभी अटकले ही जाओ और ढकेलिए और ढकेलिए। तो पानी उनी पी के सरका के आदमी बैठा लेता, तब सामने वाले आदमी को देखता है, इनके तो माथा पे छिटाइल है, कौन कौन ऐसा न छिड़कता है सब कि सामने वाला भी छिछालेदर हो जाता है, पूरा किचाहिन कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो वजन कैसे सड़क जाता है, समझ में आ गया कि नहीं। कौन है इसमें जिम्मेदार है, इपिग्लोटिक्स। कई बार हम भोजन करते हैं, तो इपिग्लोटिक्स इधर खुल गया तो मारेगा तो भैया आपको सड़क जाएगा। तो इपिग्लोटिक्स का काम है, भोजन आएगा तो इधर, सांस आएगा तो इधर। तो अब जब हम खा रहे हैं तो बार बार, एक बार इधर हो रहा है, एक बार इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, और कई बार हम लोग ध्यान में कहीं और हो जाते हैं, खाते हैं कहीं और हो जाते हैं। तो इपिग्लोटिक्स पूछता है केने, दाहिने की बाएं। अब ब्रेन किसी की याद में खोया है, वो पूछ रहा है किधर। इपिग्लोटिक्स क्या पूछ रहा है, किधर। इपिग्लोटिक्स क्या पूछ रहा है, किधर। आप ख्याल में खोए हैं तो इपिग्लोटिक्स बीच में खड़ा हो जाता है, कहाँ हो जाता है, बीच में। और तब भोजन जब बीच में आ गया तो कुछ भोजन तो मेन में चला जाएगा और कुछ इनने झाकेगा, ई कौन रास्ता है वो। तब फेफड़ा कहेगा ना भगलाई, जैसे ए डायफ्राम तन ढके लिया, तो तन लगातार ढके लिया, तो लगातार ढकेलेगा, तो हिचकी आएगा, तो हिचकी तनी देर तक आएगा। हिचकी क्या आएगा, तनी देर तक आएगा, मतलब भोजन गया नहीं है, झांक रहा था, तो देर तक आएगा। तो इधर का खाना इधर चल जाएगा, तो दूसरा का बात हो में फिर ढकेलेगा, फिर इधर आए, ये कान चीज ढकेल रहा है, उसमें भूत परे थे का। तब आदमी क्या करता है, पानी पीता है कि जो भी फसल रहेगा सब डगर के चल जाए, सब डगर के चल जाएगा।
तो डायफ्राम उसको ढकेलते रहेगा। डायफ्राम क्या करेगा? ढकेलते रहेगा। तो फेफड़ा कहेगा हो गई बस, अब कितना ढकेलता हो? ना ना, सेफ्टी जरूरी है, अभी 5 मिनट और ढकेलेंगे हम। तो देखिएगा हिचकी ना 5-7 मिनट तक थोड़ा सा लंबा आते रहता है। तो मतलब अभी भोजन एंट्री नहीं मारा है, डायफ्राम कंफ्यूज था, डायफ्राम कंफ्यूज था, तो हिचकी आया। क्यों कंफ्यूज था? क्योंकि आपका ब्रेन कहीं और लगा था। और हिया तो कह दिया है कि आप किसी को याद कर रहे हैं, आप किसी को याद कर रहे हैं, कोई आपको याद कर रहा है। अगर हिचकी आता है तो कहता है कोई आपको याद कर रहा है। ना 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 ना, तू याद कर रहा था किसी को। हिचकी आता है तो कोई हमें याद कर रहा है कि हम लोग कहीं याद कर रहे हैं। तो बता, इपिग्लोटिक्स अगर कंफ्यूज है तो क्या होगा? कहीं उल्टा घूम गया तो सरक जाएगा। क्या हो जाएगा? सरक जाएगा। उल्टा घूम गया, हड़क घूम दिए, चल गया, सड़क गया तो मारेगा एकदम भयानक, एकदम एकदम क्या मारेगा? भयानक। और उसको मारेगा, नाक से निकल जाएगा। कहाँ बगेगा? नाक से। क्योंकि देखिए, निकलने के लिए सीधा रास्ता मुंह होता है, लेकिन वापस आने के लिए सीधा रास्ता नाक पड़ता है। क्योंकि यहाँ से ना जीभ हम लोग का रोक देता है। जीभ क्या करता है? रोक देता है। और नकिया में कोई जीभ उब नहीं है, नहीं रोकता है। इसलिए कई बार देखिएगा ना, आदमी ना उल्टी उल्टी करता है ना, तो नकिया पड़े मारता है, एकदम छन छना जाता है, नहीं समझा? और कभी कोनो छोला वाला मटर खैले तो नकिये में अटक जाता है, तो दम लगा के फेंकता है, रे भाई, और में पर आता है उसको, एकदम मसाला वसाला उसी टाइप का, एकदम लहर जाता है बेचारा। वो नहीं समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? इपिग्लोटिक समझ में आ गया? इपिग्लोटिक जरूरी है कि नहीं है? नासा चित्र, नासा का बार समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। पानी पूरी खाते सब ज्यादा अटक जाता है। तुम्हारा ब्रेन बहुत वर्क करते रहता है यहाँ पे। उसमें चबाना भी है, उसमें घोंटना भी है, सांस भी लेना है, तुम्हें गिनती भी करना है, कई को देना है। नहीं समझ में क्या? तो गिनती उनती करोगे ना, पानी पूरी खाओ, गिनती भी करता मने मना। पहले ओकरा शुरू किया था, बीच में लाइनवा गड़बड़ा कहाँ से गया वो, अटका देता है। नहीं, गिनती भुलाए। लड़की जो तो अलग लेवल की होती है, ये मुस्कुरा के उसी का गिनती भुला देती है। नहीं समझ? वो कहेगा 8 गो, 8 हुआ, अभी तो 5 ही हुआ। ठीक है, 5 ही हुआ यहाँ पे। वो बेचारा का गिनती क्या कर देती है, भुलवा देती है। नहीं समझ में आ गया? घाटा वाटा लग जाता है। अच्छा, तुम लोग गिनती मत भूलवाया करो। आगे बढ़े। तो पानी पूरी वाला इसे थोड़े गिनती भुलाता है, उसका फिक्स होता है कितना के बाद वो सुस्ताएगा। माँ 5 को 10 को दे दिया, उसका तो इनसे सुस्ताएगा, खा ले भाई। कई बार क्या होता है, लाद देता है, 5 को 6 को लाद दिया के अकेले भेटा गए ना। अकेले भेटा गए ना तो तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। तुम एगो खाए नहीं कि 5 को 10 को भर दिया है। और कभी कभी 10 गो के बीच में घेरा गए ना तो तुमको झुझुआ देगा एकदम, यार पहुंच गई लो, अब तो छोटी आंतले पहुंच गया, जल्दी खिलाओ। तो हम लोग का खुद का दिमाग होता है इस समय, और हम लोग किसको बोल देते हैं? दूसरे को। कोई हमको याद कर रहा है, वाह दुनिया को फुर्सत है, यह बाबू मुझौसा को लोग याद करेगा। नहीं समझ आ गया? तो बताइए हिचकी क्यों आता है? इपिग्लोटिक्स कंफ्यूज है तो क्या आएगा? उल्टा डायरेक्शन में घूम गया तो सरक जाएगा, मतलब अगर गया तो बरियारे ढकेल देगा। ये तो मेल में निकल जाता है थायराइड ग्रंथि के बाद। ये अभी आगे पढ़ेंगे, हल्का सा निकल जाता है। इससे जैसे ये निकल जाएगा ना आगे, यहाँ वॉइस ग्लैंड, अभी वॉइस ग्लैंड में पढ़ा देंगे, जस्ट इसके बाद आएगा वॉइस ग्लैंड। यहाँ देखिए फूड पाइप एंड, कहाँ गया जी? सही किया, अभी इसी में आएगा यहाँ पे, और सब फेरिंग्स में। यहाँ तो निकल जाता है यहाँ पे, जिससे कि वो पाइप क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। तो जब भी पाइप पतली होगी ना, अब आप बताओ पतला बांसुरी में अच्छा आवाज आएगा कि मोटका बांसुरी में? तो महिलाओं का ना पतले रह जाता है तो उनकी आवाज मधुर होती है, समझा? पुरुषों की आवाज थोड़ी सी पैपा मोट हो जाता है, तो जब बड़ा होता है आई जब पैपा न, तब जाके उसकी आवाज कर्कश होती है। आवाज भले कर्कश होती है लेकिन वाणी में मिठास होती है। आवाज भले ही क्या है, कर्कश, लेकिन वाणी में मधुरता है। और इसका ठीक, अब हम कहां बोले हैं कुछ? हम कुछ बोले हैं?
स्वयं अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके आप आने वाला प्रश्न का उत्तर जान ले, तो ये तो आप विद्वान हैं, विद्वान हैं आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन उस विद्वता, वो वहां तक पहुंचने के लिए भी दिमाग चाहिए। आप लोग को समझ में आया? दूसरी वाली बात देखो, समझ में आ गया तो भी खतरा, नहीं आया तो भी खतरा। समझने के लिए क्या चाहिए? दिमाग। समझ में आ गया? पुरुषों की वाणी क्या होती है? भले आवाज भोथर होता है, लेकिन वाणी मधुर होती। वाणी क्या होगा? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? मैडम आपको सुनाएंगी, काहे? एक रात से ज्यादा उनका सुना देते हैं हम। नहीं समझ में आया? अरे आदमी कभी बदल सकता है जी। हम थोड़ा सा एक महीना थोड़ा सा आप लोग को रिसेप्शन पार्टी वगैरह में बिजी थे, तो इस सबको लगा हम बदल जाएंगे। कब ये बदलता हो? हाँ, देखो देहात में कहावत कहता है, हंसुआ कितनो मुरझाई लो अपने और न घिस तो। नहीं समझ आ गया? बाकी लेकिन हम तुम लोग को जितना मानते हो उतना किसी की सास नहीं मानती हो। मानती होगी जी किसी की सास? कभी नहीं मानेगी आप। तो शासन तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये पाठ पूर्जा और देखेंगे लोग इसमें। बायोलॉजी समझ में आ रहा है ना? चलिए, क्लास ओवर हो गया, कल पूछ लेना। इतना तब से